Good morning, students. Today we will complete our chapter 1 with the last main exercise. So I am going to solve the main exercise of the chapter. Question number 1. Convert the following temperatures to the Celsius scale. A part 293 Kelvin, B part 470 Kelvin. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो नीचे टेम्परेचर दिए हुए हैं वो केल्विन में दिए हुए हैं, जिसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक पार्ट मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 293 केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आपको टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन। इसे आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। आपको मैंने बताया था केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसमें से 273 माइनस कर दीजिए। तो 293 माइनस 273 कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और उसे आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसमें से 273 आप माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। तो 293 केल्विन था, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए माइनस 273 किया, आंसर आया 20 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट आप खुद कीजिएगा, जिसमें कहा गया है 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इस क्वेश्चन में फर्स्ट का रिवर्स करना है। आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ए पार्ट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना है। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आप खुद देखिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करते हो तो माइनस 273 और उल्टा करते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तो क्या करोगे? उल्टा करोगे प्लस 273। तो आंसर आएगा 298 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें आप प्लस 273 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 273, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, दैट इज 298 केल्विन। इसका बी पार्ट है 373 डिग्री सेल्सियस, तो उसे भी आप इसी तरीके से केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक ग्राउंड रूल ये याद रखना है, अगर आपको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो भी टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसमें से माइनस 273 तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है तो जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें प्लस 273। तो दिस इज द बेसिक ग्राउंड रूल जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने ए पार्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आपको बी पार्ट खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स, देखिए नेफ्थलीन बॉल्स
एक तरह से आपने कपूर की गोलियां भी कह सकते हो, जनरली लोकली इसको कपूर की गोलियां भी कहते हैं, कपड़ों वगैरह में डालते हैं ताकि उनमें इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े वगैरह, मोथ वगैरह नहीं लगे। ठीक है, आपने देखा होगा आप उन गोलियों को डाल देते हो, नैप्थलीन बॉल्स को, फिर आप कई दिनों बाद देखना वो बॉल बहुत छोटी हो जाएगी या फिर गायब हो जाएंगी। कहाँ चली गई वो बॉल? एक्चुअली नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो आपने कपड़ों में उसमें इंसेक्ट्स, मोथ्स, कीड़े वगैरह ना लगे, वो खराब ना हो, इसलिए नैप्थलीन बॉल्स डाली थी। कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद आप देखोगे तो या तो साइज बहुत छोटी हो जाएगी या फिर वो गायब हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स आर sublimable substance which directly change from solid into gas on increasing temperature. B part. We can get the smell of perfume sitting several meters away. देखिए, आप कई मीटर्स की डिस्टेंस पे बैठे हैं और आपसे उतने डिस्टेंस पे कोई पर्सन ने परफ्यूम स्प्रे किया, लेकिन सेवरल मीटर्स की डिस्टेंस कवर करता हुआ परफ्यूम की वो स्मेल आपके नोज तक पहुंच जाएगी, आपको उस परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी। कैसे? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि परफ्यूम जैसे आप या कोई भी स्प्रे करता है तो उसकी स्मेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो from a region of higher concentration to a region of lower concentration easily, rapidly move करते हुए आप तक पहुंच जाएंगे, and this process is known as diffusion. अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि देखिए, परफ्यूम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्प्रे करते हैं वो बाहर निकलता है। ध्यान रखिए, परफ्यूम की बोतल में जो परफ्यूम होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसका पिस्टन प्रेस करते हो बॉटल का तो परफ्यूम बाहर निकलता है। ठीक है, और बाहर निकलते ही वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, बाहर की सराउंडिंग के हीट के कांटेक्ट में आने से, और उस पर प्रेशर हट जाता है क्योंकि वो पहले बॉटल में था। बॉटल में टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही आपने बॉटल का पिस्टन प्रेस किया, परफ्यूम बाहर निकल गया और टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर हट गया, जिससे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैसेस पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इजीली रैंडमली रैपिडली मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और एयर में आसानी से मूव करते हुए इंटरमिक्स हो जाते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं, नोन एज डिफ्यूजन। So we can get the smell of perfume sitting several meters away because of the process diffusion. As the gaseous particles of smell of perfume have least interparticular force of attraction and maximum interparticular space and kinetic energy, due to which they move easily, rapidly, randomly from a region of higher concentration to a region of lower concentration. In this way they reach you, known as diffusion. Question number 4. Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles water, sugar, oxygen. इस क्वेश्चन में आपको जो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मतलब इनमें जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है वो पहले रखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। अब आपको पता है आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे कम होता है? गैस में, और इन तीनों में गैस है ऑक्सीजन।
उससे ज्यादा किस में होता है, लिक्विड में, और इनमें लिक्विड है वाटर, और उससे भी ज्यादा यानी सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में, और वो है शुगर। तो इन दिस वे ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर आर नाउ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इसमें थोड़ा ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस मेल्ट होती है, कन्वर्ट होती है लिक्विड वाटर में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस मेल्ट और कन्वर्ट होती है वाटर में। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जहां वो बॉइल और कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। तो 0 पे तो आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, और 100 पे वाटर बॉइल होके वाटर वेपर बन गया। तो बीच के टेम्परेचर पे क्या फिजिकल स्टेट होगी, लिक्विड। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होगा, क्योंकि 0 पे ही आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और 100 पे लिक्विड वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो बीच का जो टेम्परेचर है उसमें वो किस फॉर्म में होगा, किस स्टेट में होगा, लिक्विड। बी पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड आइस मेल्ट होने लगती है और किस में कन्वर्ट होने लगती है, लिक्विड वाटर में। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब कुछ आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर बन जाती है, यानी कुछ तो लिक्विड बन गया, और कुछ अभी भी सॉलिड है जो लिक्विड बनने के प्रोसेस में है। इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। फिर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको बताया था दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो टेम्परेचर जिसपे वाटर बॉईल होने लगता है और वाटर वेपर में चेंज होने लगता है, यानी कुछ वाटर बॉईल होके वाटर वेपर में यानी गैस में चेंज हो गया, और कुछ अभी भी वाटर बॉईल हो रहा है और वेपर बनने के प्रोसेस में है। इसका मतलब गैस और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है। जो लिक्विड वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया वो तो गैस, और जो अभी बॉईल हो रहा है प्रोसेस में है गैस बनने के, वो लिक्विड। तो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर वाटर लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इसलिए लिक्विड स्टेट में माना जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर हैज नो डेफिनेट शेप बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। वाटर का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, वाटर कैन फ्लो, वाटर फ्लो कर सकता है। थर्ड, वाटर कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड, वो स्लाइटली कंप्रेस हो सकता है। तो ये बताइए कि जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जो स्लाइटली कंप्रेस होता है, जो फ्लो कर सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज किसमें होती हैं, लिक्विड में। ठीक है, और वाटर में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है एट रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेल्सियस। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अ लिक्विड। बी पार्ट, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा, लोहे की अलमारी सॉलिड होती है। रूम टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस पे आयरन अलमीरा यानी लोहे की अलमारी सॉलिड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सेकंड,
इट कांट बी कंप्रेस्ड, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकता, इट कांट फ्लो, वो फ्लो नहीं हो सकता। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज किसमें होती है? सॉलिड में। और ये सारी आयरन अलमीरा में है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? देखिए, आइस 273 केल्विन, 273 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। मैंने आपको बताया था केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो -273, तो 273 माइनस 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ आपके पास वाटर है जिसका भी टेम्परेचर 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर दोनों का सेम टेम्परेचर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी ज्यादा कूलिंग में इफेक्टिव होगी आइस ना कि वाटर। क्यों? आप अपने हाथ में आइस रखो या अपने मुंह में आइस रखो, आपको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट फील होगा, वाटर से उतना फील नहीं होगा, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। रीजन ये है, आइस क्या है? एक सॉलिड, ठीक है, वाटर क्या है? एक लिक्विड। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड, जिनका इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होती है। तो ये सराउंडिंग से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि अपने ज्यादा इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को बढ़ा सके और लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। जबकि वाटर लिक्विड है, ऑलरेडी इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कंपेयर टू सॉलिड आइस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड आइस। तो इसमें तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी कम है, तो उस कम इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और कम या वीक करने के लिए ये सराउंडिंग से कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो किस केस में सराउंडिंग में से ज्यादा हीट का लॉस होगा? सॉलिड आइस के केस में। तो इसका मतलब सॉलिड आइस के केस में सराउंडिंग में से ज्यादा हीट निकलेगी, उसका लॉस होगा, तो सराउंडिंग ज्यादा कूल होगी। तो इस तरह से सॉलिड आइस ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा देन वाटर। सो आंसर इज solid ice is more effective in cooling than liquid water at the same temperature, because solid ice, it is a solid substance in which particles are very tightly closely packed, having maximum interparticular force of attraction and minimum interparticular space. So to overcome their maximum interparticular force of attraction, they absorb most of the heat from the surrounding. So there is a great loss of heat from the surrounding, which produces more cooling in the surrounding as compared to liquid. Now question number 8, what produces more severe burns, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज्यादा सीवियर बर्न्स, ज्यादा जलन किससे होगी? बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी, या स्टीम, भाप से? आंसर इज स्टीम, बिकॉज स्टीम इज मोर एनर्जेटिक देन बॉइलिंग वाटर। तो ज्यादा सीवियर बर्न्स, ज्यादा जलन कौन करेगा? स्टीम, ना कि बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम ज्यादा एनर्जेटिक है, उसमें ज्यादा एनर्जी है देन बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इस फ्लो चार्ट में आपको बताया हुआ है कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस और गैस
टू सॉलिड डायरेक्टली। इस तरह के कन्वर्जन आपको बताए हुए हैं। इन कन्वर्जन को आपको नेम देने, यू हैव टू नेम दीज कन्वर्जन्स। सी, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को ए मार्क किया हुआ है, तो व्हाट इज ए हियर? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन नोन एज फ्यूजन, ठीक है। फिर लिक्विड टू गैस कन्वर्जन को बी मार्क किया हुआ है, तो व्हाट इज बी हियर? लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, दैट इज वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड कन्वर्जन को सी मार्क किया हुआ है। गैस टू लिक्विड कन्वर्जन यानी सी क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन जिसको डी मार्क किया हुआ है क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड टू गैस कन्वर्जन जिसको ई मार्क किया हुआ है सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड कन्वर्जन एफ मार्क किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो सब्लिमेशन और स्पेसिफिकली डेपोजिशन। तो here we have completed our chapter 1 with all the explanations and exercises. In next class we will start a new chapter. Thank you. Have a nice day.